बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एमडी कैट एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है जो कि 36 टेस्ट पर मुश्तमिल है। तो दिस इज़ दी सेकंड टेस्ट जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीएमसी मॉडल पेपर्स का सेकंड टेस्ट है और इसमें आपके पास 56 एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएमसी एमडी कैट सिलेबस 2022 में ये गिवन है कि आउट ऑफ टोटल 210 आपके पास केमिस्ट्री के 56 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। और इसके साथ आप डिफ़िकल्टी लेवल भी चेक कर सकते हैं कि 20% ईजी, 60% मॉडरेट और जस्ट 20% जो है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पर आप ये भी नोट डाउन कर लें कि क्या लिखा हुआ है, इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेक्शन 70% क्वेश्चंस विल बी रिकॉल। मींस के नॉलेज बेस्ड होंगे, मींस कि आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी, मतलब उसकी जो भी पॉइंट्स हैं वो याद किए हुए होंगे, तो आप इजीली 70% मार्क्स तो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 30% जो है वो आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, ठीक है। यानी मींस कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट होगा, आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी कि आपने कौन सी बुक्स जो हैं वो यूज़ करनी है एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए और किस तरीके से तैयारी करनी है। लेट्स स्टार्ट दिस विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, आज की जो थॉट ऑफ द डे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि जो आप बार बार सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है और बहुत से आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस मिलती हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मींस के पहली तो बात है कि जब हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एमडी कैट या डिफरेंट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? क्या उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती, या उनको गाइडलाइन अच्छी नहीं मिली होती, या प्रैक्टिस नहीं होती, क्या बात होती है? लेकिन उसके अंदर जो मेन रीज़न ये होती है कि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो अपने कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जहन में ये चीज़ रखी होती है कि शायद हमारा ना हो, शायद मतलब ऐसा हो कि क्या पता हम जो है वो टेस्ट क्वालिफाई ना कर सकें। ये एक डर, खौफ उन्होंने अपने जहन में जो है वो बिठाया होता है और अपने आप को बार बार बोल रहे होते हैं कि क्या पता हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन क्या पता हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, शायद बहुत मुश्किल आ जाए। इस तरह की सोचें जो आप बार बार सोच रहे होते हैं, उस वजह से ये एक मेन फैक्टर है। और भी फैक्टर्स जो होंगे इन्वॉल्व, लेकिन ये जो मेन फैक्टर है कि आपका अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है और आपने एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और अपना जो भी रिक्वायर्ड उन्होंने गोल रखा होता है वो उसे अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने जो है वो ये चीज़ सोचनी है कि इंशाल्लाह मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ या मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं जो है वो क्वालिफाई कर जाऊँगा, ये टेस्ट में पास कर जाऊँगा, ठीक है। तो आपने ये सोचना है और आपके अंदर वो वाली खुशी या हैप्पीनेस फीलिंग आपको आनी चाहिए कि हाँ मतलब मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा एडमिशन हो गया। पहले ही अपने अपने थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें सोच लेनी है, ठीक है, कि मेरा मेडिकल में हो गया। अगर आप रियल में जो है वो इसके लिए रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, आप रियल में जो है वो एमडी कैट पास करके और मेडिकल स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, मेडिकल करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक तरह से मैग्नेटिक रेडिएशंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। यानी वो मैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो रेडिएट करता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस से हमारा जहन, और उससे वो वही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है जो आप सोच रहे होते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अगर आप सक्सेस सोचेंगे तो सक्सेस ही अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपने कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। तो ये आपके पास जो है wisegot.com जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल हैं। पीएमसी की तरफ से प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए थे, ठीक है। तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के जो है वो एमसीक्यूज़ ही यहाँ पर डिस्कस करूँगी, बाकी फ़िज़िक्स, बायो, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग्स, ये सारे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके।
लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ। वैसे टेस्ट 1 में डिटेल में हम इन पे बात कर चुके हैं कि आपने कंप्लेन नहीं करनी कि बस नहीं हो रहा, शायद मैं कर पाऊँ या नहीं। अल्लाह पे ट्रस्ट रखना है। फिर आपने बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली दुआएं करनी हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएँ तो आपने जो है अपनी बुक में, मोस्टली इस चैनल पे नेशनल बुक फाउंडेशन वाले बुक पढ़ा रही हूँ, यानी जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि फेडरल बोर्ड का उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और नेशनल बुक फाउंडेशन को पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करें, अपनी बुक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, लेकिन उसके साथ उन्होंने वही सारे टॉपिक्स जो हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक से भी करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि कितने मतलब 10 to 15% क्वेश्चंस पंजाब की बुक में से आते हैं जो कि आपकी नेशनल बुक में से नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा कि आपने साथ साथ छोटे छोटे हिंट्स या शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। कोई ऐसी मुश्किल बात जो आप थॉरली पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो अलग से कॉपी पे लिख लेंगे ताकि वो आपकी हिंट्स जो हैं वो आपने रख लें, ठीक है। और लास्ट में जो है बहुत से बच्चे पूछते हैं कि क्या हम एकेडमी भी ज्वाइन करें या ना करें, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप जो है वो अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो एकेडमी ज्वाइन करें एट दी एंड लास्ट डेज़ में, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और क्या आप जब वो टेस्ट लेते हैं एकेडमी वाले तो आप उतने दिए गए टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं, आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं या मार्क्स आपके कट रहे हैं, या कौन सा आपका वीक एरिया वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, तो जो उस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर दिया ये वही वाले क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। The product of nucleophilic addition of aldehyde and ketone is called, अब ये बेसिकली एडिशन प्रोडक्ट है तो इसलिए इसको एडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम क्या बोलेंगे, एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स डैश पार्टिकल्स। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इन जनरल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ डैश ऑर्डर। अब फोटोकेमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब है कि जो कि लाइट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब वो लाइट पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो रिएक्टेंट्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है। वो तमाम रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करें, एंजाइम्स पे डिपेंड करें या कैटलिस्ट पे डिपेंड करें, वो तमाम के तमाम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे, स्टार्ट में आपको बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन दिए जाएंगे, आगे जाके थोड़ा थोड़ा जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, और सिर्फ चंद, यानी आप कह लें 56 में से सिर्फ 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पे आपको सोचना पड़ेगा, बाकी तो आप बिल्कुल ईजीली टिक लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो बॉन्ड्स हैं वो हमारे पास ऐड होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए या ओवरलैप होने चाहिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास इस तरीके से जो होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। वैलेंस ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। देन है क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, ये तो बहुत ही सिंपल है, alkanes. Next is question number 6, strong electrolytes are those which ionizes। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, जो स्लोली आयनाइज होंगे या डू नॉट या आयनाइज रैपिडली, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, आयनाइज रैपिडली, वही तो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो जल्दी जल्दी आयनाइज हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन द लैब्स।
अब यहाँ पर हमारे पास देखें सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं ना वो इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाएं और आपस में रिएक्शन, दो रिएक्टेंट्स का रिएक्शन आपस में ईजी हो जाए। तो हम उसको सॉल्युबिलिटी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्वेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ब्यूटानिक या हेक्सेन डाइओइक एसिड में जो है वो लॉन्ग चेन्स हैं, ठीक है, ये प्रेफर नहीं किया जाएगा। थैलिक एसिड जो है वो एक एरोमेटिक है, वो भी प्रेफर नहीं किया जाएगा। तो हमारे पास स्मॉल चेन वाला एसिड जो है वो एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है लैब्स में मोस्टली, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन ये पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्ट यूजेस ऑफ एसिड्स में आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये स्टेटमेंट नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल एलॉय विद ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास एलॉयज़ जो है वो कौन बनाता है? तो हमारे पास जो इंटरस्टिशियल एलॉयज़ होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ वो हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक से आपको मिलेगा, ये आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले टॉपिक में है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, इन आइन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशंस आर। अब आइन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या होता है कि हम उनको इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं? एक है ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें हम सब पे ऑक्सीडेशन नंबर्स लगाते हैं और उनके फिर बैलेंस करते हैं। लेकिन जो आइन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इक्वेशन को इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मेटालिक करेक्टर डिपेंड ऑन। मेटालिक करेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अब मेटल का मतलब क्या है? हम किन चीज़ों को मेटल कहते हैं? जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करना हो तो वो कौन सी एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन लॉस कराने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इस क्वेश्चन का आपको पता चल गया कि मेटालिक करेक्टर जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम है तो वो जो भी एलिमेंट है वो हाईली मेटालिक इन करेक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बायो में भी आपने पढ़ा हुआ है, एग्स में प्रेजेंट होती है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच विल इवेपोरेट फास्टर, हॉट वाटर इन द कप और कोल्ड वाटर इन द कप। तो कौन ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट करेगा? ऑब्वियसली बात है कि हॉट वाटर जल्दी इवेपोरेट करेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास जो है वो एनर्जी होगी ग्रेटर देन जो है वो उनकी जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उससे ज़्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा जो एनर्जी होगी मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होगी, तो वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द गैस लॉज डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब गैस लॉ किस किस्म का बिहेवियर जो है वो करते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास यूनिफॉर्म बिहेवियर जो है वो गैस लॉज बताते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि जब भी हम गैस लॉज लिखते हैं तो वो हम क्या सोचते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है, यानी सपोज़ कि हमारे पास कोई गैस है वो आइडियली बिहेव कर रही है, तो वो आपको एक यूनिफॉर्म सी बिहेवियर शो करते हैं कि जैसे हम कहें कि जैसे यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है, हम कहेंगे कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, तो हम यूँ यूनिफॉर्म सी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये गैस लॉज में ये चीज़ कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है। तो लेकिन असल में क्या होता है, जब एक्चुअली में देखते हैं तो एक्चुअली में गैस लॉज जो है वो पूरा का पूरा 100% जो है वो एक्चुअली बिहेव तो नहीं करते ना, ठीक है। उनमें जो है वो हमारे पास मीन्स कि एक्चुअल में वो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या यूनिट होगा हमारे पास? किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीन्स के हम पर एटम एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम पर मोल ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसमें हम जूल पर मोल करेंगे या किलो जूल। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स वगैरह होते हैं, फार्मूलाज होते हैं कि जो आपको एज इट इज़ याद ही करने पड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ईथर देन वाटर इज़ ड्यू टू। यानी अब ये किस वजह से है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ईथर का कम है। तो ये हमारे पास
जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ईथर का जो है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। वाटर पोलर है और उसके दरम्यान में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपरली होती है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, अल्कोहल इज़ डिहाइड्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब अल्कोहल को हम किस प्रोसेस से डिहाइड्रेट करते हैं? एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, और उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं, उसमें से वाटर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर आल्सो नेम्ड एज, इनको हम क्या नाम देते हैं? अब यहाँ पर इसको हमने बुक के ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पर भी आ गया क्योंकि वो जब मैंने वीडियो बनाई थी, यानी आपकी बुक का जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के लिहाज से, तो ये प्रॉपरली जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा इसका नाम, तो इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक इंस्टेंटेनियस का वर्ड स्टार्ट में नहीं लगा होगा तो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं होंगी, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज़ यूज्ड इन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये अगेन आपके पास कैटलिस्ट आपको याद होने चाहिए डिफरेंट रिएक्शंस के। तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड AlCl3 यूज़ होता है फ्रेडल क्राफ्ट में, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल्स इज, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है? सब शेल्स में आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपके मीन्स के S, P, D या F में आपने फाइंड आउट करना है, तो ये L लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 2 ब्रैकेट 2L + 1। तो L आपके पास जो है वो सब शेल की वैल्यू होगी, यानी जैसे कि हमारे पास S के लिए जो है वो 0 होती है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू आइस इट ऑक्युपाइज डैश मोर स्पेस। तो ये कितनी स्पेस ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये चीज़ तो पढ़ी हुई है कि जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, ठीक है, वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या करता है 9% जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वो अपने आप को वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज करते हैं और ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आपने पढ़ा है, तो वो 9% उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब इस तरीके से अगर हम देखें कि पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना था और अब थोड़ा सा जो है वो मतलब इसमें से इंक्रीज़ हो गया है, इसको हम इस तरीके से इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, यानी अब ये आइस का है वॉल्यूम है। तो अब ये 9% इंक्रीज़ किस तरह से हमने ये चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो सबसे पहले हमें डेंसिटी ऑफ वाटर देखनी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 1 है और उसकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी ऑफ आइस के साथ, क्योंकि हम आइस में कन्वर्ट करें और उसकी रेशियो है 0.92, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.086, जिसको आप 1.09 भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास जो रेशियो आ गया है कि आप वाटर से आइस बनाना चाह रहे हैं, तो अब आपने जो भी आपका यानी वॉल्यूम ऑफ आइस है उसको आप इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, जो आपने स्टार्टिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया था, ठीक है, तो वो वाटर का जो वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आपने 1 लिया था, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया था, ठीक है, उस वॉल्यूम को आप इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें 1.09 के साथ, तो अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ आइस आ जाएगा, ठीक है, आइस ये वाटर का था और ये आइस का 1.09, ठीक है, ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये इस वाले से कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 0.09, ठीक है, 0.09 इंक्रीज़ हुआ है, और अगर आप 0.09 की परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो वो आपके पास 9% ही निकलती है, यानी 0.09 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो आपके पास 9% आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपको पता चला कि अगर हम वाटर से आइस में जाते हैं तो हमने वाटर की डेंसिटी को डिवाइड करना है आइस की डेंसिटी से, और उस रेशियो को हमने वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर आपने यही चीज़ आइस टू वाटर करनी होती है तो फिर आपने आइस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करना होता है। तो ये 9% जो है वो किस तरीके से हमारे पास आया है, और 0.9 ग्राम जो है इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। एज रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl रिजल्ट्स एट द एनोड। अब एनोड पे क्या बनेगा? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जो है वो डिटेल क्वेश्चन है फ्रॉम पंजाब बुक, तो उसमें आपके पास टेबल बना होता है कि एनोड पे क्या रिलीज़ हो रहा है और कैथोड पे क्या रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ उस टेबल में आपने ये चीज़ नोट करनी है कि सोल्यूशन की बात हो रही है या मोल्टन फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो अब हमारे पास एनोड पे जो है वो क्लोरीन जो है वो रिलीज़ होगी गैस। अब आप यहाँ पर ये चीज़ भी नोट करें कि इलेक्ट्रोलिसिस में कि जिसमें हमारे पास बैटरी लगी होती है, ठीक है, बैटरी अटैच होती है इलेक्ट्रोड्स के साथ। ठीक है, यानी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास एनोड क्या होता है? जो पॉजिटिव के साथ अटैच है वो एनोड बन जाता है, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो कैथोड बन जाता है। ठीक है, तो अब क्लोराइड आइंस जो हैं वो हमारे पास एनोड के पास जाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव आइंस होते हैं, वो एनोड के पास जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और जो है वो हमारे पास क्लोरीन गैस एवॉल्व होती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि जब आपके पास NaCl का सोल्यूशन होता है तो आपके पास 4 आइंस होते हैं। सोडियम आइंस होते हैं, क्लोराइड आइंस होते हैं, हाइड्रोजन आइंस होते हैं और हाइड्रोक्सिल आइंस होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में आपने इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ज़रूर रखना है कि जब दो चीज़ों में कंपटीशन आ जाता है तो देखा जाता है कि किसकी एबिलिटी रिड्यूस करने की ज़्यादा है या किसकी ऑक्सीडाइज करने की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा मेटालिक बिहेव करता है, तो जो मेटल्स होती हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस ज़्यादा इजीली करती हैं। ठीक है, तो वो Na+ फॉर्म में ही रहना चाहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी रिडक्शन पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम फिर आप देख लें क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्सिल में, तो इन दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को चेक किया जाए तो हाइड्रोक्सिल जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड आइन। तो क्लोराइड आइन जो है वो इजीली जो है वो एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल अपने इलेक्ट्रॉन्स जाके लॉस करता है एनोड पर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर इनकी इक्वेशंस को भी आप नोट डाउन कर लें, ये पंजाब बुक में आपको इस तरह का टेबल मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास जो है वो इसी इलेक्ट्रोलिसिस की डायग्राम बनी हुई है। ये देखें हमारे पास कैथोड में से जो है वो हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है और एनोड में से जो है वो क्लोरीन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशंस में कंपटीशन आ जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोडियम और हाइड्रोजन में से किसकी रिडक्शन एबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स भी नज़र आ रही हैं, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास अगर आप क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्सिल का देखें, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़ी डिटेल में देखें तो बड़ी एक कन्फ्यूजन सी आती है, आपको ये एज सिंपल नहीं लगता जिस तरह की ये वाला केस है पॉजिटिव आइंस का। ठीक है, नेगेटिव आइंस में अगर आप इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह के आपके पास ये क्लोराइड आइन है, ठीक है, ये क्लोराइड आइन है, इसकी पोटेंशियल को नोट कर लें, रिडक्शन पोटेंशियल को 1.36, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल की रिडक्शन पोटेंशियल को नोट कर लें 0.40। ठीक है, और इन रिडक्शन पोटेंशियल्स को जब हम रिवर्स करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स निकालेंगे, क्योंकि क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल ने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं तो ये नेगेटिव में हो जाएंगी। ठीक है, इक्वेशंस भी रिवर्स हो जाएंगी और ये वैल्यूज़ भी नेगेटिव में हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है वो बिग वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की और ये स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जो बिग वैल्यू है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो वो उसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए, उसको पहले जाके अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने चाहिए एनोड पर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया। हाइड्रोक्सिल्स की कंपैरिजन में क्लोराइड आइंस जो हैं वो आपको नज़र आते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन जो है वो क्लोराइड आइंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास लेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करने के बजाय इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं एनोड पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनॉमलीज भी होती हैं, तो वो आपने इस तरीके से नोट डाउन करनी है, तो उस लिहाज से फिर आपने उसका आंसर लिखना है। ओके।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, द रेशियो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब यानी प्रेशर वॉल्यूम टू का क्या मतलब है, पी वी बाय टी। ठीक है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको हम किस तरीके से शो करते हैं, ये क्योंकि गैसेस के बारे में बात हो रही है तो हम इसके लिए सॉरी के का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, आर का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जनरल गैस कांस्टेंट वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पी वी बाय अगर हम टी करते हैं तो एन और आर, तो हमारे पास एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो हमेशा 1 होते हैं, तो पी वी बाई टी जो है वो हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन इज़ अ डैश प्रोसेस। अब ये जब एक दफ़ा प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, जैसे कि हम एग को बॉईल करते हैं, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, दोबारा से प्रोटीन्स अपनी पहली फॉर्म में नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25, टॉलेंस रिएजेंट इज़ अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ, ये अमोनिकल सोल्यूशन किस चीज़ का होता है, अगेन टॉलेंस रिएजेंट, या आपके पास आ जाते हैं फैलिंग सोल्यूशन या सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के जो रिएजेंट्स हैं वो उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच क्या है, अगेन दिस इज़ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 7.35, ये टेबल में लिखी हुई है, आपने उसको वहाँ से याद करनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एंजाइम्स की कितनी क्लासेस हैं, अगेन ये स्टूडेंट्स आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन में गिवन नहीं है क्लासेस ऑफ एंजाइम्स, ये आपके पास पंजाब बुक में गिवन है और उनमें डिटेल भी लिखी हुई है। तो ये हमारे पास 6 क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक का पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next is question number 28. Standard reduction potential is found by dipping the electrode in its own ion with the molarity equals to. तो ये आप गैल्वेनिक सेल जब पढ़ेंगे डिटेल में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जैसे इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, तो उसको उसी के जिंक क्लोराइड 1 मोलर जिंक क्लोराइड सोल्यूशन में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो यानी मोलैरिटी यहाँ पर सोल्यूशन की पूछी जा रही है, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं 1 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन मेथनॉल अपॉन हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन की एडिशन को या रिडक्शन एक ही बात होती है, तो मेथनॉल की जब रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास मेथनॉल की रिडक्शन से सॉरी स्टेटमेंट ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैथनॉल, यानी किसकी रिडक्शन करेंगे तो मैथनॉल बनेगा। ठीक है, अपॉन रिडक्शन। तो अब वही बात है कि ऑक्सीडेशन सीरीज़ में क्या होता है कि आपके पास अल्केन से ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। ठीक है, और अगर इसी का रिवर्स जाएंगे तो ये रिडक्शन होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करने से क्या बनता है, अल्कोहल। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड जो है वो चूज़ करना है। ठीक है, मैथनॉल की रिडक्शन से मैथनॉल बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, केमिकल इक्वेशंस डू नॉट टेल अबाउट द डैश बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस। अब केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या नहीं पता चल सकता, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता चल सकता और कंडीशंस नहीं पता चल सकती, लेकिन प्रेशर के बारे में थोड़ा आइडिया हो सकता है, क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता रही होती है। ठीक है, यानी इतने मोल्स जो हैं वो मिल के इस तरीके से मोल्स बना रहे हैं, तो मोल से आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स और वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशनशिप है और वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी
करेक्ट। ठीक है, ए और सी के बारे में जो है वो हमें इक्वेशन नहीं बता सकती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, रेट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, रेट कांस्टेंट को हम किस से डिनोट करते हैं, के से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बिकम्स डबल इफ़, यानी अब आपको ये पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है वो क्या है। ठीक है, यानी वो आपके पास होता है के, और वो डिपेंड करता है आपके पास सबस्ट्रेट की कंडीशन पर। ठीक है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। तो अब सबस्ट्रेट को डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, द गैप इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हेल्प्स टू गेस, यानी अगर एक हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें पता हो। फॉर एग्जांपल एक है, हम कह लेते हैं 10 है, और एक है 50, और एक है फिर हमारे पास आ जाता है 60। ठीक है, या जो भी हम कह लें 80 कह लें। तो ये जो डिफरेंस हमारे पास है ना, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट है वो उसके वैलेंस शेल कितने थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर रहा है। तो ये जो बहुत ज़्यादा गैप आ गया ना फर्स्ट और सेकंड एनर्जी के दरम्यान, इससे हमें पता चला कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना ही ईजी था, बाकी सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन लॉस करना बहुत मुश्किल था। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। ठीक है, उसमें से अगर एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और अगर फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरम्यान में कम गैप है तो इसका मतलब है कि वो उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरम्यान में बहुत गैप है, लेकिन अगर मैग्नीशियम का देख लें तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरम्यान में वैल्यूज़ में थोड़ा थोड़ा गैप होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी लॉस करना होता है और सेकेंड भी लॉस करना होता है, लेकिन फिर थर्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी शो करेगा। ठीक है, तो इससे हमें वैलेंसी ऑफ एलिमेंट पता चलती है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर, और ये देखें ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 34, ग्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब ग्लास तो आपके पास देखें, आपने ये टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ी हैं, तो ये आपके पास जैसे एमॉर्फस सॉलिड आप कह सकते हैं, या उसको आप स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं, यानी परफेक्ट जो है वो आपके पास सॉलिड नहीं होता ये। ठीक है, क्रिस्टलाइन नहीं होता, स्यूडो सॉलिड होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 35, बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विद। अब जब बॉन्ड बनता है तो एटम्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबल हों और वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आएँ और फिर जो है वो बॉन्ड बनाएं। तो इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके साथ एसोसिएटेड है, लॉस ऑफ एनर्जी के साथ। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36, आपके जो पेपर है उसमें भी मिसिंग था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर इसको मिसिंग ही रखा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37, वूलर प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन पूछा गया। अमोनियम साइनेट से वूलर ने फर्स्ट टाइम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था, यूरिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो किस तरह ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये आपने जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में ये पढ़ा हुआ है कि हीट और वर्क 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39, प्रोटीन्स आर डैश इन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं, 3 डायमेंशनल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉन्ग पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पंजाब टेक्स्ट बुक से, और उसमें प्रॉपरली आपको जो है वो ग्राफ भी बनाकर बताया हुआ है कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखें जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिडल तक इंक्रीज़ करते हैं और फिर डिक्रीज़ करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाइंडिंग फोर्स इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है। तो मिडल तक जो है वो थोड़ा सा ये इंक्रीज़ करेगा और फिर एंड तक ये जो है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक ही जो है वो पंजाब बुक से लिया गया है, पंजाब टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट आगे जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो आपको आता है CHCl3।
ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये स्टूडेंट्स एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपको इनके फॉर्मूलाज आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड है या नहीं है। तो ये किसी भी बुक में इस तरह से प्रॉपरली डिटेल में स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो ये ऑलिक एसिड इसका आंसर है। तो इसको हम जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में रखेंगे, ठीक है, यानी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद अल्कोहल विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, यानी जैसे आपने रिएक्शंस किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहलिक KOH, तो ये आपको याद होना चाहिए कि अल्कोहलिक KOH से जो है वो एलिमिनेशन होती है और डबल बॉन्ड बनता है, और एक्वस जो है वो KOH से जो है वो रिप्लेसमेंट होती है। मतलब अगर यहाँ पर हेलोजन अटैच था, ठीक है, ग्रुप, तो वो रिप्लेस होकर जो है वो OH अटैच हो जाएगा, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, अल्कीन्स बनते हैं अल्कोहलिक KOH से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, कार्बोक्सिलेज आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पंजाब टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो आप जब वो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे उनकी डिटेल, तो आपको पता चलेगा कि उसमें किस किस तरह के जो है वो एंजाइम्स हैं, उनकी एग्जांपल्स याद करेंगे। तो कार्बोक्सिलेज जो है वो लाइगेज एंजाइम्स की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45, आइडोफॉर्म टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आइडोफॉर्म के लिए मैंने आपको एक टेबल बनवाया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो उसमें देखें, अल्कोहल्स को अगर डिटेक्ट करना था तो कैसे करना था कि मेथनॉल और एथनॉल को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एथनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन मेथनॉल जो है वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, द पीक्स फॉर्म्स इन अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शोज नंबर ऑफ डैश ऑफ एलिमेंट्स। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में, कि हमारे पास जो पीक्स हैं वो जो है वो आइसोटोप्स को डिटेक्ट करती हैं। जितनी ज़्यादा पीक्स होंगी मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो बताएंगे कि इतने जो है वो इसका आइसोटोप्स हैं और उनकी अबंडेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, मीन्स कि अब आपने देखा कि जो आपकी अपनी नेशनल बुक में से पूछे गए हैं वो तो बहुत ही सिंपल और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ अ सर्टेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑब्वियसली बात है कि वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ SO2 इज़। तो अब SO2 जो है वो आपको हमने VBT बताई हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पर जो है वो सल्फ़र के पास ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको इसकी स्ट्रक्चर वैसे ही आनी चाहिए, यानी 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ये है जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे, और एक जो है वो एज अ लॉन पेयर, मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं एक लॉन पेयर बना देंगे। ठीक है, तो ये एक बेंट ज्योमेट्री जो है वो होगी। ठीक है, इस तरीके से बेंट मींस कि ये आपके पास जो है वो एंगुलर नहीं है। ठीक है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 3 हैं, लेकिन ये बेंट फॉर्म में होगी। ठीक है, इसको आप एंगुलर B कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 49, हीट इज़ द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस। हीट जो है वो किस तरह से फ्लो करती है, तो वो फ्लो करती है अक्रॉस दी बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो भी आपके पास बाउंड्री है सिस्टम की, जैसे अगर हमने एक बीकर लिया हुआ है, ठीक है, तो बीकर की जो वॉल्स हैं वो बाउंड्रीज एक्ट कर रही हैं, तो उसके अक्रॉस जो वो हीट एंटर होगी सिस्टम में या आउट होगी, रिलीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, द कन्वर्शन ऑफ एन हेक्सेन टू बेंजीन। मतलब अब एन हेक्सेन हमारे पास स्ट्रेट चेन थी, उससे बेंजीन बन रही है बाय हीटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, तो ये प्रोसेस जो है वो एरोमेटाइजेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग बन रहा है। ठीक है, बेंजीन बन रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, विच मेटल इज़ पैरामैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस तरीके से है कि जो आपके पास की गिवन है वेबसाइट पे,
उसमें तो इसका आंसर लिखा हुआ है क्रोमियम, ठीक है, विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक। लेकिन असल में देखा जाए तो ये तीनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अगर हम चेक करें तो इनके पास जो है वो क्रोमियम के पास जो है वो देखें 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और मैग्नीज़ के पास 5 हैं, आयरन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तमाम ही पैरामैग्नेटिक हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे जो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है वो कौन है, तो वो क्रोमियम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन में तो सिंपल पैरामैग्नेटिक पूछा हुआ है, लेकिन आंसर जो है वो क्रोमियम को लगाया हुआ है, तो ये एक कन्फ्यूजन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल। अब आपको पता है कि एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, तो ये हमारे पास एस्टर बना हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन, यानी कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी। ऑब्वियसली बात है कि जब सोल्यूशन में अगर कंडक्टिविटी शो हो रही है तो आइंस की वजह से शो हो रही है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमने उसको चेंज करना है तो रिएक्टेंट आइन कंसनट्रेशन अगर हम चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। Next is question number 54. When an electron jumps from n5 to n2 having wave number equal to this, in which spectral series will it fall? तो ये आपके पास लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड में सेकंड जो आपके पास है ग्राउंड स्टेट 2 जो है वो किसकी है, बाल्मर सीरीज़ की। तो इसमें आपको ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी ऐसे सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स जो हैं वो सामने इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो लास्ट में आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइज आर। अब आपके पास क्या है ये यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ अ रिएक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड, यानी अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे मोल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, और उसमें हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर देखना चाहते हैं, तो वो किस किस्म का रिएक्शन होगा। वो असल में बेसिकली रिवर्सिबल गैशियस रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जिसमें आप प्रेशर का इफेक्ट चेंज देख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या रिवर्स होगा, या कम करेंगे तो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा। तो इस चीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56, क्वेश्चन नंबर 56, द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इन फ्रैक्शन बाय सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया है कि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इजी और सिंपल पूछे गए थे। सिर्फ 20% क्वेश्चंस जो है वो हार्ड होते हैं या डिफ़िकल्ट लेवल के होते हैं। तो अब आपको मैं यहाँ पर एक टेबल दिखा देती हूँ। 7 क्वेश्चन जो हैं वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से डायरेक्ट लिए गए थे। अगर आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी हुई और वो टॉपिक्स जो आपके पास लिस्ट में हैं, PMC की लिस्ट में हैं, वो आपने इन पंजाब की बुक में से नहीं पढ़े तो ये तो आप ईजीली सॉल्व नहीं कर सकते। और 2 क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल थे आउट ऑफ 56, ठीक है। मींस के यहाँ से हमने ये कंक्लूजन लिया कि अगर तो आप सिंपल नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके 80% मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और फिर अगर आप पंजाब की बुक को भी फॉलो करते हैं तो 95-96% आप मार्क्स इजीली ले लेंगे। और कुछ 1-2 क्वेश्चन जो हैं कॉन्सेप्चुअल होते हैं और अगर आपका वो भी तुक्का लग जाता है और आप इजी सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100% केमिस्ट्री में मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल के बटन को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको आप ये ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हों और उनको भी टिप्स एंड ट्रिक्स का पता चले। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।